जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। गुड गुड। अच्छा जी लो बच्चों, आप इस तरह करें, पेज नंबर ऊपर करें 544। चलें हिम्मत करें बच्चों, पेज नंबर 544। जी कर लिया जी ओपन। प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेम वर्क। जी प्यारे भाई, ये T1 का टॉपिक है। क्या है प्यारे भाई? ये T1 का टॉपिक है, यानी मैक्स कितने का टेस्ट होगा? मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं प्यारे भाई इसके? 10। कितने? 10। लेकिन आता नॉर्मली 10 का नहीं है। नॉर्मली प्यारे भाई ये जो एग्जाम में आता है ना, ये है जी मैक्सिमम 7 मार्क्स का आया हुआ है। कितने का? और नॉर्मली 5 6 5 6 4 5 6 7 5 6। ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। और पिछली 1-2 अटेम्प्ट से एग्जामिनर इसको दे भी नहीं रहा। पिछली 1-2 अटेम्प्ट से एग्जामिनर इसको टेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट वाला पास पेपर चेक करें ना, जरा जाके देखिए जरा किस अटेम्प्ट में आया हुआ है। देखिए जरा बच्चों, ऑटम 2024। इसका मतलब है प्यारे भाई ये मार्च 2025 में भी नहीं आया, और ऑटम 2020 यानी सितंबर या ऑटम 2025 में भी ये क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ। तो इस दफा के लिए फिर इंपॉर्टेंट तो हुआ जी प्यारे भाई। अच्छा जी, चले हो सकता है ना दे, हो सकता है ना दे, लेकिन आप पास्ट ट्रेंड देख लें, वो देता है हर एक आधी अटेम्प्ट के बाद। अच्छा, लेकिन एक बात सुन लें, जिस अटेम्प्ट में नहीं देता फिर इसके 3-4 नंबर के MCQs दे देता है। जिस अटेम्प्ट में इसका सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता ना, उस अटेम्प्ट में फिर क्या करता है एग्जामिनर, इसके ना इसके क्वेश्चन, इसके MCQs दे देता है बच्चों 3 से 4। वो आप पास पेपर्स देखेंगे इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। डन प्यारे भाई? चलें बच्चों, ये हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बच्चों छोटा सा टॉपिक है, आसान, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बच्चों। एक न्यूमेरिकल बनता है इसमें से। क्या बनता है प्यारे दोस्तों? एक ही तरह का न्यूमेरिकल, बार बार वही पूछ रहा होता है बच्चों। बाकी सारी थ्योरेटिकल बातें हैं जी ज्यादातर। प्यारे भाई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड बोलो शाबाश नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस है। क्या है प्यारे दोस्तों? यानी अगर मैं ये बात करूं, अगर प्यारे दोस्तों मैं ये बात करूं कि ये कि अलीम नवर भाई इधर आ जाए, इधर आके बैठे। मैंने कहा मैंने तबला शबला भी खा लेके आया, आज मेरा चांद इधर जी। हाँ जी इधर आना, बल्कि इधर आजा आगे आजा मेरा चांद जी। लो जी। अच्छा प्यारे भाई बात सुनना, अच्छा मेरी बात सुनना जी। इधर देखें, इधर ना यार, ये मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा अब मेरी बात सुनना प्यारे भाई, इधर सुने। अगर मैं ये बात करूं कि अगर किसी स्टैंडर्ड के अंदर कोई बात स्पेसिफिकली नहीं लिखी हुई, गौर से सुनना, अगर किसी स्टैंडर्ड के अंदर प्यारे भाई कोई बात स्पेसिफिकली बयान नहीं की, मुझे हंसी आएगी तेरे देख के जी। नहीं इस वजह से नहीं, बड़ी देर बाद मिलने आया, स्पेसिफिकली मैंने इसे बुलाया, कल आ जाना क्लास में जी। प्यारे भाई ओए बस। अच्छा जी प्यारे भाई इधर देखें, अगर कोई बात किसी स्टैंडर्ड के अंदर स्पेसिफिकली नहीं लिखी गई, तो बच्चों जनरल गाइडलाइंस कहां पे मौजूद होंगी? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे भाई? दोबारा फिर सुन ले बच्चों, अगर कोई बात किसी स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली नहीं लिखी गई, तो बच्चों फिर हम आकर देखेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें बातें लिखी हैं जनरल गाइडलाइंस। क्या लिखी हैं प्यारे भाई? सही है मेरे भाई?
जनरल अवामुन नास के लिए रहनुमाई है, इधर सारे स्टैंडर्ड्स के लिए रहनुमाई है, किसमें प्यारे भाई? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा जी, अब प्यारे दोस्तों वेटेज भी मैंने आपको बता दी है, वेटेज भी मैंने आपको बता दी है प्यारे दोस्तों, इसके 10 मार्क्स से कम की होगी। डन। अच्छा, आगे प्यारे भाई मैंने आपको यह भी बता दिया इसका सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, और अगर सेपरेट क्वेश्चन ना बने तो आई के आपका ट्रेंड ये है, ये 3 या 4 नंबर के एमसीक्यू इस पेपर में दे देता है। डन है बच्चों? ले प्यारे भाई, जो बातें अहम ज्यादा होंगी वो मैं बड़ी तसल्ली से पढ़ाऊंगा, बाकी मैं खल्ली बल्ली करूंगा। डन? मतलब खल्ली बल्ली से मुराद है मतलब जिस चीज की जितनी औकात है उतनी इज्जत देनी है ना। इधर कह रहा हूं, इधर इधर जी। कहता जी पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। यार ये क्यों सुबह सुबह ऐसा हो रहा है मेरे प्यारे भाई? बंद कर दो इसको, रिकॉर्डिंग बंद करो भाई, अपना छोटा यार। जी प्यारे भाई बात गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। पर्पस क्या है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का? पर्पस क्या है प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का? जरा बात गौर से सुनिएगा। अभी कट रही है, अब बंद कर दो एक दफा, देखें यार जरा। अच्छा बच्चों बात सुने, चलें बच्चों बात सुने, बात सुने, बात सुने। कहता जी पर्पस क्या है? टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन कॉन्सेप्ट फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कहता जी ये ना कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, जनरल गाइडलाइन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसा होना चाहिए। तो अच्छा, जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट या बोल्ड कर रहा हूं सिर्फ वो पढ़ने हैं, रट्टा नहीं लगाना। एक दफा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। टू असेस द, ये एमसीक्यू के लिए है, किसके लिए प्यारे दोस्तों? टू असेस द, हाँ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये। टू असेस द, कहता जी आईएएसबी, आईएएसबी एक बॉडी है प्यारे दोस्तों, ये किस मकसद के लिए है आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। टू असेस द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड to develop IFRS that are based on consistent IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बच्चों किसी भी स्टैंडर्ड कोई भी चीज जब दुनिया में चेंज होती है प्यारे दोस्तों, जब क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट आया प्यारे भाई, जब क्या उसका नाम है जी कोविड आया था, तो कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ जो रेंटल वाली जगह थी गवर्नमेंट ने वेव कर दी। क्या कर दी प्यारे दोस्तों जी? या लोगों ने कहा जी कि आपके पास हमारी रेंट वाली जगह है, हम आपसे रेंट कम लेंगे या नहीं लेंगे 1 या 2 साल। अब इसका जो काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये चेंज आ गया ना ग्लोबली बच्चों। अब ये जो बॉडी है ये वाली आईएएसबी, कौन से वाली प्यारे दोस्तों? ये इसका ट्रीटमेंट बताएगी। क्या बताएगी प्यारे दोस्तों? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये किसने बनाई होगी? आईएफआरएस फाउंडेशन। किसने बनाई होगी बच्चों? आईएफआरएस फाउंडेशन। यानी आईएफआरएस का जो बोर्ड है उधर जो लोग बैठे हैं प्यारे दोस्तों उन्होंने ये बॉडी बनाई। अब इनके भी आगे कुछ ना एडवाइजर्स होंगे। क्या होंगे प्यारे दोस्तों? ये अभी मैं थोड़ा सा ज़हन साजी कर रहा हूं, आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल में ये बातें पढ़ेंगे। डन प्यारे भाई? अच्छा प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या करता है? असेस करता है किसको? बोलो शाबाश, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। तो असेस प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डेवलप। कहता जी असेस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, ताकि जो पॉलिसीज आपने अडॉप्ट की हैं वो कंसिस्टेंटली वही वाली आगे भी अडॉप्ट करें। डन प्यारे भाई? रट्टा नहीं लगाना, 1-2 दफा पढ़ेंगे बात जहन में बैठ जाएगी, याद नहीं करना। डन? आगे कहता प्यारे भाई टू असिस्ट ऑल पार्टीज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। ऑल पार्टीज का मतलब क्या है? डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? भाई कोई एक स्टेक होल्डर तो नहीं है ना, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। कौन प्यारे दोस्तों? भाई गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, आप भी स्टेक होल्डर हैं। मेरी बात समझे बच्चों? जिसने इन्वेस्टमेंट की है किसी कंपनी में वो बंदा भी स्टेक होल्डर है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? आगे टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेटेड मिशन ऑफ आईएफआरएस। अभी मैंने नाम लिया था बच्चों किसका? आईएफआरएस फाउंडेशन का। आईएफआरएस फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है ना, लोगों को सही अकाउंटिंग बताई जाए। क्या बताई जाए प्यारे दोस्तों? और सही काउंटिंग के साथ साथ प्यारे दोस्तों उनके ट्रीटमेंट्स भी बताए जाएं, उनको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जाएं। और भाई ऐसे ही है ना। लो प्यारे दोस्तों बच्चों, जो डॉक्टर्स की बॉडी होगी, जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक बॉडी होगी ना, उनका एक बोर्ड होगा ना बच्चों। इसी तरह प्यारे दोस्तों इसी तरह बच्चों जो अकाउंट्स या फाइनेंस प्रोफेशन है इसकी जो बॉडी का नाम हो क्या है? बोलो आईएफआरएस फाउंडेशन। डन प्यारे दोस्तों? और इन्होंने फिर आगे बॉडीज बनाई होंगी आईएफआरएस वालों ने। कहता जी टू डेवलप
दैट ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है साफ शफाफ, अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई चीज गलत होगी तो किसी बंदे को अकाउंटेबल ठहराया जा सके। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है अगर कोई मसला आ गया, जज़ाकल्लाह, अगर कोई मसला आ गया बच्चों तो एफिशिएंटली उसको क्या, जल्दी उसे क्या किया जाए, सॉल्व किया जा सके। कहता टू फाइनेंशियल मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप इंशाल्लाह बीआईए में ये जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, वो वाली मार्केट जिधर जहां लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जमा पूंजी जो है इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बोलो शाबाश। टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड दैट कंट्रीब्यूट द ट्रांसपेरेंसी, बस आगे पढ़ने की जरूरत। टू प्रोवाइड द फाउंडेशन, फाउंडेशन कहते हैं बच्चों, जगह दे दो जी, फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, ये बुनियाद है, क्या है प्यारे दोस्तों, किसी भी स्टैंडर्ड को लेके आने की जो बुनियाद है प्यारे दोस्तों वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। जनरल गाइडलाइंस को सामने रखते हुए ही कोई ना कोई स्टैंडर्ड जो है ना वो डेवलप हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे बच्चों आपने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा, क्या पढ़ा प्यारे भाई, IS 23 का, IS 40 का, IS 16 का, IS 20 का, वो सारे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया किन असूलों को सामने रख के बनाए गए हैं बच्चों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और मेरी बात समझ गए हैं, आगे प्यारे दोस्तों, टू प्रोवाइड द बेस फॉर स्टैंडर्ड्स दैट स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, जो मजबूत करता है किसको प्यारे दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी को, किसको प्यारे दोस्तों, यानी आप मुझे कहें, मैं आपसे कहूं यार ये जो आपने ट्रीटमेंट किया है ये कहां लिखा हुआ है, आप कहीं सर फलां स्टैंडर्ड के अंदर लिखा है, और मैं कहूं यार ये मेरे ख्याल से ये जो ट्रीटमेंट है ये सही, बोलो शाबाश, नहीं है। अगर वो ट्रीटमेंट, भाई सिर्फ पाकिस्तान में लोग जो है ना वो उस्ताद पढ़ा नहीं रहे, और भी कंट्रीज में हैं, और भी क्या उसका नाम है, इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ जाती है तो लोग फिर क्या करते हैं, IASB को इन्फॉर्म करते हैं, अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, भाई मैं बात समझा पा रहा हूं जी, ईमेल्स करते हैं, क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, या पाकिस्तान या डिफरेंट बॉडीज में जो जिस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो वहां तक बात को, बोलो शाबाश, पहुंचा देता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। अगर ऐसा ना हो तो बच्चों फिर तो गलत ट्रीटमेंट आ जाए, कोई भी बंदा अकाउंटेबल ना हो। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। तो अच्छा अगर आप ये देखें ना, अगर मोटी मोटी बातें, तो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है बच्चों प्यारे दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है प्यारे दोस्तों, एफिशिएंसी, आप पढ़ के देख लें सारी बातें, भाई ऐसी है ना, असिस्ट करना बच्चों IASB को, ये 3-4 बातें बार बार यही होती जा रही हैं। आगे कहता है टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कहता जी द यूज ऑफ अ सिंगल ट्रस्टेड अकाउंटिंग लैंग्वेज। अब मेरी बात गौर से सुन लें बच्चों, हम कहते हैं ना हम IFRS के मुताबिक अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसके मुताबिक कर रहे हैं, कहता अगर हर कंट्री में, हर शहर में लोग अपने अपने हिसाब से काउंटिंग करना शुरू कर देंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी बोलो नहीं होगी, ये तो हर बंदा अपने अपने हिसाब से काउंटिंग कर रहा होगा। कहता उससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या, उसका नाम है, सारे लोगों को एक जगह पे क्या कर लिया, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लिया। क्या कर लिया प्यारे दोस्तों, मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों जी। अब आप मोटा मोटा सा ये एक नजर देख लें प्यारे भाई, ये MCQs के लिए पेपर में आ सकता है जी प्लीज। मोटा मोटा जो मैंने हाईलाइट किया बस वो, बेसिस फॉर फाउंडेशन डैश स्ट्रेंथिंग अकाउंटेबिलिटी, दैट टू प्रोवाइड इकोनॉमिक यूज, कहता है कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपेरेंसी, आई कहता है असिस्ट प्यारे दोस्तों किसको, IASB को, असिस्ट ऑल अदर पार्टीज, कहता जी टू डेवलप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। प्यारे दोस्तों इसको 1-2 दफा पढ़ा हो, अगर 3 सही हो और 1 गलत हो तो पहचान लेंगे बच्चों क्वेश्चन में आराम से इंशाल्लाह, डन। अच्छा और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या लिखा हुआ है प्यारे भाई, कंटेंट्स ऑफ, बोलो शाबाश, कंटेंट्स का मतलब है, कंटेंट का मतलब है अगर आप किताब ओपन करें ना तो टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा होगा, यानी इस किताब के अंदर है क्या क्या, यानी इस किताब के अंदर, मेरी बात समझे बच्चों। इसी तरह बच्चों कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम किन किन बातों को पढ़ेंगे, ये 5-6 बातें इधर लिखी हुई है, डन प्यारे दोस्तों, डन है जी। इसका मतलब ये हुआ एक MCQs आया भी हुआ है प्यारे दोस्तों, मेरे ख्याल पास पेपर में या फिर IK अपने स्टडी टेक्स्ट में ऐड किया हुआ है। उन्होंने पूछा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किन किन चीजों पे बात करता है, पर्पस पे बात कर दी प्यारे दोस्तों, कंटेंट्स पे बात कर दी बच्चों, और भाई बात समझ गए हैं। अब ये कंटेंट अभी तो पढ़ने का फायदा नहीं है, आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे, तब आपको समझ आ जाएगी हाँ यही बातें उधर लिखी हुई हैं, डन प्यारे भाई, और बच्चों बोलो तो सही, डन। अच्छा जी, अब प्यारे दोस्तों द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में बच्चों आपको पढ़ाया जाता था। और याद करें बच्चों चैप्टर नंबर 1, शाबाश, और सॉरी लेक्चर नंबर 1 याद करें। लेक्चर नंबर 1 में प्यारे भाई आपको बताया था जी 5 हेड्स होते हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। प्यारे भाई कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। दीज आर 5 हेड्स या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे भाई? ये 5 हेड्स हैं। क्या है प्यारे दोस्तों जी? हेड्स या एलिमेंट्स। लो प्यारे दोस्तों, एलिमेंट्स या प्यारे भाई क्या? हेड्स ऑफ बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी लिखवाएं बच्चों क्या क्या है जी प्यारे भाई? एसेट्स जी, एसेट्स, 1 मिनट, 1 2 3 4 और प्यारे भाई क्या? 5। लो प्यारे भाई इधर देखें जरा गौर से बात सुनिएगा बच्चों, बताएं नहीं लिखवाते नहीं, शाबाश। एसेट, हाँ जी, लेकिन इतना बारीक नहीं है एसेट जितना आप बोल रहे हैं जी। एसेट और प्यारे दोस्तों, एसेट और प्यारे दोस्तों, अच्छा मैं ना एक्सपेंस लिख देता हूँ। अच्छा ऐसे ही लिख रहा हूँ, ऐसे दिल किया तो एक्सपेंस पहले लिख देते हैं। क्या ख्याल है भाई जी? लॉजिक इसकी कोई नहीं है बच्चों, हर चीज की लॉजिक नहीं होती ना जी। लॉजिक जी प्यारे भाई, ये क्या किया है? हाँ अच्छा, गुड हो गया। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर इनकम। क्या प्यारे दोस्तों? प्यारे भाई चौथा हेड है प्यारे भाई। अच्छा ये तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हैं जी प्यारे दोस्तों। और लेकिन इन 5 में से कुछ छठा नया नहीं लेके आ जाना कि सर आपने ये कहा था जी प्यारे भाई। आगे कैपिटल। बच्चों गुड हो गया, बच्चों गुड हो गया। अच्छा बच्चों अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा, बताएं एसेट क्या होता है बच्चों? वो बचपन वाली बातें बच्चों, वो बचपन वाली बातें। आज कोई मुश्किल बातें नहीं है बच्चों, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दे दूं जी। प्यारे भाई मुझे बताएं एसेट क्या है जी? इसी डेफिनेशन में से आई कैप के एग्जामिनर ने 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है जी। प्रेजेंट, उस टाइम जब बच्चों को समझा रहे हो तो मरी जा रहा है, मतलब कि कोई और टॉपिक सर को मिला नहीं है, उनको चलो इसी पे टाइम लगा लेते हैं। हाँ प्रेजेंट मतलब वो पढ़ाते हैं ना, वो मतलब बेसिक्स वाला सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं ना, फंडामेंटल आता है, इसलिए यार ये भी मैं बता दूं बच्चों को। ऐसा नहीं है प्यारे भाई, पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ जी। डन हो गया बच्चों? अच्छा अब इधर देखें बच्चों, अच्छा एक लफ्ज पे गौर करना है बच्चों, एक लफ्ज पे गौर करना है प्यारे भाई, एक लफ्ज पे गौर करना पड़ेगा। प्रेजेंट का मतलब मौजूदा। प्यारे दोस्तों इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब जरिया। इकोनॉमिक का मतलब मुआशी तौर पे कोई ऐसी चीज जिसमें बेनिफिट देने की सलाहियत हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? एसेट नहीं कहते। एसेट के अंदर और भी चीजें आती हैं प्यारे भाई। एसेट के अंदर बच्चों कंट्रोल होना भी जरूरी है। क्या है प्यारे दोस्तों? कंट्रोल का मतलब है प्यारे दोस्तों चीज आपकी है। क्या है प्यारे दोस्तों जी? यानी ऑनरशिप में है। क्या है प्यारे दोस्तों? अभी फिलहाल तो मैंने आपको कंट्रोल का ये मतलब बताया, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों IFRS 10, IFRS 10 पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। प्यारे भाई इसमें कंसोलिडेशन से रिलेटेड है बच्चों, वो इससे रिलेटेड ये आपको बताएगा कंट्रोल का असल मतलब क्या है। कभी कभार ऐसा होता है प्यारे दोस्तों चीज आपकी होती है, आपने किसी और के नाम पे ट्रांसफर की होती है, हालांकि चीज आपकी है, अगले बंदे के पास राइट नहीं होता उस चीज को इस्तेमाल करने का। डन मेरे प्यारे भाई जी। रात को सोए फलाम बंदे के अकाउंट में इतने पैसे आ गए, कहां से आए? कहीं और से आए। तो प्यारे दोस्तों असल में उसके पीछे कौन है? बोलो कोई और बंदा है। असल में तो प्यारे दोस्तों ये एसेट किसका है? किसी और का है। क्या मेरी बात समझे हैं?
आपने सुना होगा जी फलां बंदे के, आपने न्यूज में सुना होगा ना, फलां बंदे के अकाउंट में इतने पैसे आ गए, वो लापता है इस खबर से, उसे पता भी नहीं है। प्यारे दोस्तों बात समझे हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जी, टैक्स से बचने के लिए, किससे बचने के लिए प्यारे भाई, अपने एसेट्स किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर, या क्या उसका नाम है जी, या कोई भी कोई अच्छा मेरी बात समझ गए प्यारे भाई, ले प्यारे दोस्तों, जी जी हाँ जी हाँ जी, टैक्स वो एक होता है टैक्स इवेजन, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। तो ये क्या है बताएं, ये लॉ को यूज करके नहीं है, ये 2 नंबरी करके एवेजन है प्यारे भाई, ये पास पेपर में आपका सवाल भी आया हुआ है जी। प्यारे दोस्तों इधर आए, इधर इधर प्यारे भाई, अच्छा आगे आ जाए, आगे कहता जी, आगे कहता जी कंट्रोल बाय एन एंटिटी, कंट्रोल का मतलब समझ आया फिलहाल। और आखिरी है एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, पास इवेंट का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, पास में कुछ हुआ होगा, पास में प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, पास में क्या होगा, मार्केट में गए आपने एसेट खरीद लिया जाके, या किसी ने आपके नाम पे, अब्बा जी ने आपको आपका जी जा यार यशी कर, ये घर तेरा हुआ, जा प्यारे भाई ये गाड़ी तेरी हुई, डन प्यारे दोस्तों जी। क्या ये समझ आया बच्चों, क्या ये समझ आया प्यारे दोस्तों? अब भाई सुन लो भाई, बात सुन लो, अब बात सुन लो बच्चों, ये एक सुन लें भाई, कोई एसेट में ट्रांसफर ही ना कर दूं फिर तुम्हें चुप हो जाओ जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर प्यारे भाई इधर देखो, इधर इधर बच्चों इधर देखो, इधर प्यारे भाई ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है प्यारे दोस्तों, एक बिल्डिंग, ये क्या है प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई ये जो बिल्डिंग है ये रेंट, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये रेंट पे है, क्या है प्यारे दोस्तों, जिस बंदे ने इस बिल्डिंग को रेंट पर एक्वायर किया है, साथ भाई जिस बंदे ने इस बिल्डिंग को रेंट पर एक्वायर किया है, मुझे बताएं क्या उसका ये इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं? इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है वो चीज जिसमें बेनिफिट देने की सलाहियत हो। भाई रेंट पर लेने वाला भी बंदा इस बिल्डिंग से फायदा उठा रहा, और जिसने रेंट पर दी वो बंदा भी इससे फायदा उठा रहा। साथ किधर जा रहे हो, जगह है, मैं बनवाता हूं ना जगह। प्यारे भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8वें बेंच वाले थोड़े से इधर हो जाए, हो जाए मेरा चांद हो जाए, जल्दी जल्दी हिम्मत करो, जल्दी हिम्मत करो भाई, ये 7वें वाले भी हो जाए, एक इधर बैठे एक इससे पीछे बैठे भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, जगह बहुत है, जगह तो दिल में होती है बच्चों जी, जल्दी बैठो साथ, जल्दी बैठो भाई, इकट्ठे नहीं बैठना ना, अब इतना तो करो ना, एक भाई पीछे चले जाए यार, इस तरह तो नहीं ना 2 बंदों की इकट्ठे जगह, इस तरह नहीं ना, टिकट नहीं मिली बस लहरा होकर बैठो, चलो जी। आप प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो प्यारे भाई, बात सुनो अब जरा गौर से सुनना प्यारे भाई, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या है, रेंट पर जगह लेने वाला बंदा भी इससे फायदा उठा रहा, और रेंट पर इस जगह को देने वाला बंदा भी इससे फायदा उठा रहा। इकोनॉमिक रिसोर्स तो दोनों के लिए है, मुझे बताएं लेकिन ये एसेट किसका है, जिसकी ऑनरशिप है, जिसका इस पे क्या है, बोलो शाबाश, कंट्रोल है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? डन है प्यारे भाई? चलें जी, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। इधर देखें बच्चों, ये बड़ी अहम बातें हो रही हैं जी। प्यारे दोस्तों अगली बात सुने जी, एक दफा पास पेपर में भी रिसेंट अटेम्प्ट में 2-3 अटेम्प्ट्स पहले एक क्वेश्चन आया प्यारे भाई, बताएं जी, स्किल्ड वर्क फोर्स है, क्या है प्यारे दोस्तों, स्किल्ड वर्क फोर्स यानी एम्प्लॉयज हैं, क्या है प्यारे दोस्तों, बताएं एंटिटी, और बड़ी अच्छी खासी उनको सैलरी भी दी जा रही है, बताएं एंटिटी का एसेट है या नहीं? एंटिटी का एसेट है, एंटिटी का एसेट है, हाथ खड़ा कर देना, एंटिटी का एसेट नहीं है। शाबाश शाबाश प्यारे भाई, इकोनॉमिक रिसोर्स तो है, एंटिटी ने सैलरी लेनी है, सैलरी देनी है बच्चों, और बदले में उनसे काम लेना है, लेकिन कंट्रोल नहीं है प्यारे दोस्तों, कंट्रोल नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है ना। देखो बच्चों वो क्या उसका नाम है, आप बाय लॉ आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये लॉ के अंदर कुछ क्या उसका नाम है बच्चों, ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। क्या होते हैं प्यारे दोस्तों जी? वॉइड एब इनिशियो का मतलब ना वॉइड एब इनिशियो का मतलब है सिरे से क्या होते हैं प्यारे दोस्तों जी, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। अब मेरे प्यारे भाई देखो, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कि आप किसी को कहें कि आपने 2 साल इधर ही रहना, खबरदार खल्ली बल्ली मार दूंगा तुम्हें, भाई वॉइड एब इनिशियो क्या है प्यारे दोस्तों? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ले प्यारे भाई, अब अगली बात सुन ले प्यारे दोस्तों, अगली बात सुन ले। तो ये क्वेश्चन का जवाब क्या था, बोलो शाबाश। इस क्वेश्चन का जवाब क्या था, बोलो शाबाश जी, ये एसेट नहीं है। हाँ, एंटिटी ने फायदा उठाना है, ये इकोनॉमिक रिसोर्स है,
ये काम लेना है, लेकिन बच्चों ये एसेट बोलो नहीं। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? चलें शाबाश। एक्सपेंस क्या होता है बच्चों बोलो? अच्छा आपने नोट करना है ये जल्दी से, शाबाश जल्दी करें, जल्दी ये नोट करना है आपने, जल्दी करें भाई। आ जाओ साथ जाने। रजा है, रजा है, पता नहीं अभी। अच्छा रजा ना, रजा होगी फिर भी इसको साथ दे दो। छोटे छोटे मारेंगे तो दे दो। कितने में आगे अब बच्चे और भी आते जा रहे हैं। ठीक है मैं मैसेज कर देता हूँ, ज़्यादा कर लेंगे, 10-12 ज़्यादा भी करने चाहिए ना, कैसा होगा? ठीक है अलग अलग पैक सारे जी। प्यारे भाई इधर सुनना जी, बात गौर से सुनना। एक्सपेंस क्या होता है प्यारे भाई? एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? खर्चे। क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? खर्चा मर्चा। प्यारे भाई अब जरा बात गौर से सुनना भाई इनकम को अर्न करने के लिए प्यारे दोस्तों कुछ खर्चे भी हमें बोलो शाबाश बिजनेस को करने पड़ते हैं। इस पे तो मेरे ख्याल इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है बच्चों। रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी बातें बच्चों। इनकम प्यारे भाई, इनकम दो तरह की होती है जी, जल्दी बताएं बच्चों। ये मैंने पहले लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था, इनकम दो तरह की बच्चों। प्यारे भाई कोर एक्टिविटी, और प्यारे दोस्तों अदर देन कोर एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों कोर एक्टिविटी का मतलब है जो हमारा मेन काम है, और इसे कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इससे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? जी। और ये अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। डन प्यारे दोस्तों। सर एग्जांपल ले लें प्यारे भाई। भाई ये ग्री बनाने वाली कंपनी बच्चों, ये सॉरी ग्री कह रहा हूं, एसी बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है ग्री। क्या है प्यारे दोस्तों? बनाने वाली, या बच्चों यहाँ के उसका नाम है आगे किसी से क्या उसका ट्रेडिंग करने वाली कंपनी, इस तरह कह लें बच्चों, या बनाने वाली या ट्रेडिंग करने वाली। प्यारे भाई प्यारे दोस्तों इनका मेन काम क्या है? इन अप्लायंसेस में डील करना। सिर्फ एसी नहीं, फ्रिज, ये सारी चीजें बच्चों अप्लायंसेस में डील करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करना। प्यारे भाई इनके पास इतने रिजर्व्स हैं, इन्होंने एक बिल्डिंग रेंट पर ले ली। किस पर ले ली प्यारे दोस्तों? रेंट पर। इन्होंने एक बिल्डिंग क्या कर ली बच्चों? रेंट। उधर से रेंट भी आ रहा है। क्या आ रहा है? मैं जगह बनाता हूं, रुक जाओ, मैं जगह बनाता हूं, रुक जाओ जी। प्यारे दोस्तों उधर से रेंट भी आ रहा है। अब मुझे बताएं ये है रेंटल इनकम। क्या है प्यारे दोस्तों? ये इनका मेन काम नहीं है प्यारे भाई, यह है अदर देन कोर एक्टिविटी, इसे कहेंगे अदर इनकम। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? अदर इनकम में प्यारे भाई डिविडेंड इनकम भी आ सकती है जी। एक लफ्ज बोलने लगा हूं, बोलते हुए दुख तो बहुत होता है, लेकिन पढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है, इंटरेस्ट इनकम। क्या प्यारे दोस्तों? और एक है जी गेन ऑन डिस्पोजल, ये भी इनकम है। डन प्यारे भाई। ये सारे की सारी मैंने आपको अदर इनकम की एग्जांपल्स दे दी। डन प्यारे भाई, डन। अच्छा बच्चों अब प्यारे, अच्छा इसको ना कोर एक्टिविटी वाली इनकम को सेल या रेवेन्यू भी कहते हैं। क्या प्यारे भाई? डन बच्चों, डन है बच्चों। अच्छा एक छोटी सी बात, सॉरी और सुन लें, एक छोटी सी बात। अच्छा इस तरह करें, ये जो गर्ल्स वाली साइड है इस तरह करें बच्चे, आप ना ये एंड वाले जो दो बेंचेज हैं कोशिश करके आगे आ जाएं। ये क्या उसका नाम है, इधर आगे 2 लाइंस में शिफ्ट हो जाएं, ताकि ना आने वालों के लिए जगह बन जाए। फिर हिम्मत कर लें बच्चों। ये देखे ना, ये सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट पे जगह है ना, इधर आ जाए सब। अच्छा बच्चों अब सुने, अब मेरी एक बात, एक छोटी सी बात और सुन लें बच्चों। इनकम का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि पैसे का आना। इनकम का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि पैसे का आना। बच्चों इनकम कहते हैं जी अर्न करना। क्या करना बच्चों? चीजों को बेचना, और उस पर जो क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों? बेच कर, जिसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? चीज खरीदी होगी प्यारे दोस्तों, 100 की 140 की बेचती। ये जो 40 ऊपर वाले हैं ये प्रॉफिट है, 140 क्या है? इनकम है। और खर्चा कितना है प्यारे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ सेल ये है 100। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे भाई? लें सर अगली बात सुन लें प्यारे भाई, अगली बात सुन लें। अगर ऑनर ने कंट्रीब्यूशन कर दिया, किसने प्यारे दोस्तों? यानी आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के पास कुछ भी नहीं है प्यारे भाई, तो ऑनर घर से 100 रुपीज ले आया। क्या ये इनकम है? क्या ये इनकम है? इजाजत भी थोड़ी आवाज तेज हो सकती है तो पहली गला खराब है, आवाज तेज हो सकती है थोड़ी सी। अच्छा कहता जी तो मुझे बताएं एंट्री क्या होगी बच्चों? कैश, डेबिट, इनकम क्रेडिट या कैपिटल क्रेडिट। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर
इनटू द बिजनेस, इनटू द, बच्चों इसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं प्यारे भाई? कैपिटल किसे कहते हैं बच्चों? हर पैसे का आना इनकम नहीं है, हर पैसे का आना इनकम नहीं है। कैश डेबिट बच्चों हो सकता है आपने किसी से उधार लिया हो, लोन क्रेडिट, याद है ना, याद है ना, अब तो माशाल्लाह इतनी काउंटिंग आपने पढ़ ली। या हो सकता है आपने चीजें बेची हो, कैश डेबिट, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, सेल क्रेडिट, ये भी हो सकता है बच्चों। ये ना तो उधार है ना ही प्यारे दोस्तों आपने सेल की बच्चों, बल्कि ऑनर घर से पैसे ले आया। प्यारे दोस्तों इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? चले मैं अलग अलग एंट्रीज लिख रहा हूं प्यारे भाई, मैं अलग अलग एंट्रीज लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी कैश डेबिट 100 से, और प्यारे दोस्तों सेल्स या रेवेन्यू क्या हो गया, बोलो शाबाश, क्रेडिट। क्या मैं समझा पा रहा हूं? और अगर पैसे नहीं मिले मेरे प्यारे भाई तो इनकम तो फिर भी रिकॉर्ड कर लेंगे ना बच्चों। और हाँ अब तो माशाल्लाह बहुत पढ़ लिया आपने जी। प्यारे दोस्तों लायबिलिटी, लायबिलिटी का बताएं बच्चों? हाँ जी कैश, शाबाश। मैं इसकी आपको इंशाल्लाह डेफिनेशन भी बताता हूं। पहले मुझे एंट्री बताएं, कैश डेबिट और लोन, डन प्यारे दोस्तों जी। लोन फ्रॉम जिससे भी लिया वो क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, 100 से क्रेडिट। डन हो गया बच्चों, डन हो गया प्यारे भाई। कैपिटल की एंट्री बता दें बच्चों, कैश डेबिट और, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? डन बच्चों, डन है बच्चों, डन प्यारे भाई, डन डन। अच्छा जी माशाल्लाह, नदर भाई आ जाए आ जाए आ जाए, आपके लिए जगह बनाई है, आ जाए बच्चों। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, मेरी बात सुने, बात सुने बच्चों। लायबिलिटी की डेफिनेशन कोई बताना पसंद करेगा? एसेट से बिल्कुल उल्टा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या? अच्छा मुझे ना पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं, फिर थोड़ा सा ना आपसे क्वेश्चन पूछना है, बताएंगे आप? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आगे टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, टू ट्रांसफर, बोलो शाबाश, एज अ रिजल्ट ऑफ, ओ यार, एज अ रिजल्ट ऑफ शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करो ना, समरी बन जाएगी मेरे प्यारे प्यारे भाई आपकी जी। अब मेरी बात सुनना प्यारे भाई, मेरी बात सुनना गौर से जरा, प्यारे भाई मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, जरा ध्यान से बात सुनना बच्चों, इधर देखें। अगर कोई आपसे कहे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने लायबिलिटी वाला करना है, बताएं शाबाश, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने लायबिलिटी ट्रीट करना है इस चीज को, कैसे पता चलेगा? ये शर्तें हैं बच्चों। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है आपकी आज जिम्मेदारी है। ऑब्लिगेशन कौन सी? घर वाली जिम्मेदारियां नहीं, तेरी दोस्त ने मेरे जिम्मे काम लगाया था तो वो भी मैंने करना है, वो वाली जिम्मेदारियां नहीं। इधर प्यारे दोस्तों हम इकोनॉमिक जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों जी? प्यारे दोस्तों ले जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है प्यारे दोस्तों मौजूदा जिम्मेदारी। बनी क्यों? आपने किसी से उधार पे पैसे लिए होंगे बच्चों, आपने पास में किसी से प्यारे दोस्तों कुछ चीजें खरीदी होंगी प्यारे भाई, और उसके पैसे उसको ट्रांसफर नहीं किए होंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे भाई? क्या मेरी बात समझ आ रही है प्यारे भाई जी? कहता एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, करना क्या है? ट्रांसफर करना है कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स। प्यारे भाई क्या सिर्फ लक्ष्मी, क्या सिर्फ लक्ष्मी, फातिमा के भाई लक्ष्मी जो नोट, प्यारे भाई क्या सिर्फ यही इकोनॉमिक रिसोर्स है, या इसके अलावा बाकी चीजें भी कुछ और ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिक रिसोर्स हैं? क्या सिर्फ कैश के अंदर ये सलाहियत है कि प्यारे दोस्तों क्या सिर्फ कैश ही इकोनॉमिक रिसोर्स है? क्या सिर्फ कैश से ही बच्चों हम बेनिफिट ले सकते हैं प्यारे भाई? नहीं बच्चों, प्यारे दोस्तों इसी से भी बेनिफिट ले रहे हैं, ये भी इकोनॉमिक रिसोर्स है बच्चों। ये प्रोजेक्टर, लैपटॉप, ये प्यारे दोस्तों आपकी किताब, ये सारी चीजें, ये बिल्डिंग, ये प्यारे दोस्तों क्या उसका नाम है, बाइक आपका, ये सारी चीजें प्यारे दोस्तों क्या है, बोलो शाबाश, इनके अंदर सलाहियत है मुआशी तौर पे बेनिफिट देने की, इनकी कोई वैल्यू है ना भाई मैं समझा पा रहा हूं जी। टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि भाई आपने किसी से ना उधार पर पैसे ले लिए। क्या ले लिए प्यारे भाई?
अब आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपने उससे एग्री किया था कि यार मैं 2 महीनों के बाद ना अगर मेरे पास पैसे ना हुए तो मैं अपना मोबाइल आपको ट्रांसफर कर दूंगा। आपका जो मोबाइल है प्यारे दोस्तों उसकी भी वर्थ उतनी ही है जितने पैसे उधार पे आपने लिए थे। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? तो मोबाइल ट्रांसफर करने से भी आपकी जिम्मेदारी क्या होगी बच्चों? लेकिन आपने लॉ के अंदर लिखा हो दोनों पार्टीज आपस में क्या हो बच्चों? बोलो एग्रीड होनी चाहिए, म्यूचुअली एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअली डिसाइड होना चाहिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? चलें शाबाश। अच्छा बच्चों, अब आपको समझ आया टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या है? और बच्चों बात समझ आ रही है? लो प्यारे दोस्तों, कैपिटल कैपिटल क्या है प्यारे दोस्तों? बताओ कैपिटल क्या है, जल्दी बोलें जल्दी जी। हैं कैपिटल क्या है? एनी इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रोवाइड नहीं यार, प्रोवाइडेड आएगा ना, प्रोवाइडेड बाय इनटू द ले एंटिटी। अब आप भाई कहते सर हम बड़े हो गए हैं। इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड डन बच्चों, और डन है बच्चों, और डन है बच्चों, इज कॉल्ड कैपिटल। बच्चों बात समझ आई कि नहीं? इज कॉल्ड कैपिटल। बच्चों लिख लिख लिया करें हाथ से, कुछ चलो कि थोड़ा बहुत समझ आ जाए, लिखें जी। प्यारे बच्चों बात समझ आई है जी? बात समझ आ गई है बच्चों जी? इससे उल्टा एक चीज लिखने लगा हूं प्यारे भाई, एनी। बच्चों आप कुछ लोग ना ड्राइंग्स को ना एक्सपेंस के साथ कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वो समझते हैं कि बच्चों आपने पढ़ा था ना ड्राइंग डेबिट। भाई आप तो क्या उसका नाम है, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन भी कर लिए हैं प्यारे दोस्तों। आप तो कैश फ्लोज के क्वेश्चन कर लिए। अब तो आपको इस बात का पता होगा ना कि बच्चों ड्राइंग समथिंग एल्स है बच्चों, एक्सपेंस नहीं है जी। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स भाई प्रोवाइडेड नहीं बल्कि विदड्रॉ किया, विदड्रॉल ऑनर फ्रॉम द बिजनेस या फॉर, नहीं नाश्ते के बगैर ही आए हैं अभी, तो मैंने भी नहीं किया हुआ। फॉर पर्सनल इज कॉल्ड, चलो बच्चों गुड हो गया। नोट कर लें बच्चों, नोट करो साथ, नोट करो, शाबाश। चले शाबाश, डन है बच्चों। डिविडेंड वगैरह को ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं, कंपनी के केस में डिविडेंड होता है, डन। अच्छा अब प्यारे दोस्तों मेरी बात गौर से सुनना, अब प्यारे दोस्तों गौर से बात सुनना बच्चों। एक आपने इक्वेशन सुनी होगी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, डन है प्यारे भाई। अब जरा गौर से बात सुनना बच्चों अगर आप कैपिटल निकालना चाह रहे हैं तो आप टोटल, ए का मतलब टोटल एसेट्स, आप टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे टोटल। ओके बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? इसलिए प्यारे भाई कैपिटल को एक और नाम दिया जाता है, इक्विटी। नॉर्मली हम कंपनी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, डन प्यारे भाई। चलो ये लो भाई कह रहे सर अब मैंने बताया तो लिख ही दें, चलो भाई डन। और डन है बच्चों, लो प्यारे भाई, और डन है भाई। अच्छा अब प्लीज अगली बात भी सुन लें आज प्यारे दोस्तों इसको ना आसान लफ्जों में ये आपको समझाने की कोशिश की। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो बताने लगा हूं बच्चों। कैपिटल इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। जब तक आपको ये बात ना समझा ली जाए, इक्वेशन ना समझा ली जाए, आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आएगी प्यारे भाई। रट्टा लग जाएगा लेकिन ना आपको किसी को समझाना नहीं आएगा। कैपिटल इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑन ऑल
एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग डन है बच्चों? ओए बच्चों ठीक है? बच्चों ठीक है जी? और बच्चों बात समझ आई है जी? जी प्यारे भाई इधर तक बात समझ आ गई? कैपिटल क्या है जरा सुनना बच्चों, लिख लिया, नोट कर लिया? नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया जी? रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब है बचा हुआ इंटरेस्ट, सारा इंटरेस्ट नहीं। किस पर? ऑन, ऑल के लफ्ज को काट दो जी। ऑन बच्चों एसेट्स पर। ऑन किस पर प्यारे भाई बोलो शाबाश? एसेट्स पर। कहता जी कैपिटल इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट। क्या प्यारे दोस्तों? कहता जी ऑन ऑन रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब बचा हुआ इंटरेस्ट। किस पर प्यारे दोस्तों? एसेट्स पर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एंटिटी के पास, अगर किसी एंटिटी के पास प्यारे भाई, अगर किसी एंटिटी के पास प्यारे भाई एसेट्स हैं, जरा गौर से सुनना बच्चों, 100 के, कितने के बच्चों? प्यारे भाई, और लायबिलिटीज हैं कितने की बोलो? तो प्यारे भाई इधर जरा गौर से सुनना, बाकी क्या होगा बोलो शाबाश? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अब प्लीज मेरी बात सुनना, क्या ये कहना सही है कि जितने भी एसेट्स बिजनेस के पास हैं सारों पर राइट, यानी सारे किसके हैं बोलो शाबाश? सारे ऑनर के हैं। क्या ये कहना सही है बच्चों? नहीं। ऑनर का जो राइट है ना प्यारे दोस्तों, यानी इस इक्वेशन के मुताबिक वो कितना है बोलो शाबाश? एसेट माइनस लायबिलिटीज, यानी 100 माइनस, कहता जब बिजनेस क्या होगा बच्चों? लिक्विडेट होगा। क्या होगा बच्चों? जब आप बिजनेस बंद कर रहे होंगे प्यारे दोस्तों, जब आप बिजनेस बंद करेंगे तो पहले ऑनर को सारी लायबिलिटीज जो है ना ये पे करनी होंगी, बाकी जो बचेगा ये किसका होगा बोलो शाबाश? ओके बच्चों? और भाई बात समझा पा रहा हूं? डन है बच्चों? और डन है? लो बच्चों, और भाई ठीक है? तो भाई ठीक है, ले सर, चलें शाबाश, ये कर लें, नोट कर लें, शाबाश जल्दी नोट कर लें। बच्चों मेरी बात गौर से सुना बच्चों, इधर देखें भाई, इधर देखें, ये हो गया बच्चों सब? डन है प्यारे भाई? अच्छा प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब इसको पढ़ने की जरूरत, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वो पढ़ना है, बाकियों को पढ़ने की जरूरत बोलो शाबाश नहीं है। अच्छा 1 मिनट ऊपर आइएगा बच्चों, ये स्टेटस पढ़ लें 1.3, ये स्टेटस पढ़ लें प्यारे दोस्तों जरा, स्टेटस वो वाला नहीं जी। कहता द conceptual framework is not a standard and nothing in the conceptual framework overrides any और any requirement in, अब ये सुन लें, कहता conceptual framework कोई standard नहीं है, और ना ही conceptual framework इसलिए है कि आप किसी IFRS 9, IFRS 16, प्यारे दोस्तों IAS 2, IAS 40, IAS 16, कहता इधर जो बातें लिखी हैं हम इसको ओवरराइड करना नहीं चाहते। कहता ये जनरल गाइडलाइन है, एक दफा पेपर में, ये पास पेपर में आया भी हुआ है एमसीक्यूज के अंदर शायद। बच्चों जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, क्या ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को ओवरराइड कर सकता है? भाई एक होती है जनरल प्रोविजन, एक होती है प्यारे दोस्तों स्पेसिफिक प्रोविजन। आपने देखा होगा बच्चों जनरल प्रोविजन नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, प्यारे दोस्तों जो स्पेसिफिक प्रोविजन है ये ओवरराइड करती है किसको बोलो शाबाश? जनरल प्रोविजन को। डन प्यारे भाई? स्टैंडर्ड स्पेसिफिक गाइडेंस है,
ये जनरल गाइडेंस है, ये कभी भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की गाइडलाइन को ओवरराइड नहीं कर सकते। डन प्यारे भाई। लें सर, क्या था, IASB में सम टाइम स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स in a standard that depart from aspects of conceptual। क्या था, कभी कभी ना IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी होती है, डन प्यारे भाई, जो कि कन्फ्लिक्टिंग होती है, किससे बोलो, नहीं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से। ये स्पेसिफिक जो कह रहा है ना, ये स्टैंडर्ड की बात ही कर रहा है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की बात। फर्दर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बी रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कहता फिर हम इसको रिवाइज करते हैं, एंड रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विल नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू चेंजेस टू द, कहता अब सुन ले जरा बात, कहता अगर हमने चेंजिंग की है ना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, कहता उसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की चेंज ही समझा जाएगा। कहता अगर हमने चेंज किया है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, कहता उसको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की ही चेंज समझा जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ये बातें गौर से सुन लें, मेरे साथ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यूज में परेशान नहीं होना कि सर कैसे कैसे पूछेगा, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मुझे उम्मीद है आप 80% इंशाल्लाह सही जवाब देंगे, इंशाल्लाह। डन। जो बातें आपको मैं बता रहा हूं आपने तसल्ली के साथ सुनते जाना है जी, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको क्या कहा, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर कोई बात प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कर रहे हैं बच्चों, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम ओवरराइड करेंगे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? और भाई समझ आई है? ले प्यारे भाई, अब आप इधर आ जाए प्यारे भाई, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे आ जाए बच्चों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे आ जाए प्यारे भाई। क्या था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब खसूसियत। एक होती है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स। क्या होता है प्यारे दोस्तों? क्वालिटेटिव का मतलब है जिसे मैयर नॉर्मली हम नहीं कर सकते ना, इंटेंजिबल होता है ये। क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये भाई बहुत अच्छे हैं, ये भाई बहुत अच्छे हैं, अब कितने अच्छे हैं ये तो हम नहीं बता सकते ना जी प्यारे भाई। लो प्यारे भाई, एक होता है क्वांटिटेटिव, मार्क्स नहीं तो आप कहते नहीं 10 मार्क्स इनको दे दिए, इनको 11 नंबर दे दिए 10 में से, इनको भाई उससे भी ज्यादा। डन जी। अब मेरी बात सुनना बच्चा, मेरी बात सुनना जी, आप प्यारे भाई बात सुनना। अब कहता इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। कहता कोई इंफॉर्मेशन, इधर जिस इंफॉर्मेशन की बात हो रही है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नंबर्स वाली इंफॉर्मेशन। कहता वो तब यूजफुल होगी डिसीजन मेकिंग के लिए जब उसके अंदर फलां बोलो शाबाश क्वालिटीज पाई जाए, डन, खसूसियात पाई जाए। डन प्यारे दोस्तों, पहला जरा सुनिएगा, इन बातों को पढ़ने की जरूरत बोलो शाबाश नहीं है। अब ये पढ़ना है प्यारे दोस्तों, ये पढ़ना है आपने। द IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्स, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहते हैं IASB। कहता जी डिस्क्राइब, उन्होंने बयान किया किसी भी इंफॉर्मेशन में 2 चीजें होनी चाहिए। कितनी बच्चों? फिर आगे इनके आगे फर्दर पॉइंट्स होंगे। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कहता बुनियादी खसूसियत क्या होनी चाहिए, आगे जाके पढ़ते हैं। एंड इनहेंसिंग क्वालिटेटिव, कहता पहली बात तो ये बुनियादी खसूसियात होनी चाहिए, क्या पढ़ते हैं जाके। कहता और इसके अंदर ये इनहेंस करने की, क्वालिटी बढ़ाने की ताकत भी होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। वो कैसे होगी आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ते हैं। डन प्यारे भाई जी, इसको रट्टा नहीं लगाना, ये पढ़ने वाली बातें हैं। पहला क्या था बोलो शाबाश, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बुनियादी उसूल, बुनियादी खसूसियात क्या होनी चाहिए बच्चों इंफॉर्मेशन में। कहता जी सबसे पहली बात रेलिवेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्यारे दोस्तों? इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। रेलिवेंस क्या होता है जी बताएं, रेलिवेंस क्या होता है बच्चों? भाई इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट। मैं आपसे कहूं जी भाई कल आपने कितना पढ़ा, आपके सर असल में ना कल की स्टोरी सुन लें, मैं कहूंगा ना यार स्टोरी ना सुना। आपके सर असल में कल हुआ ये कि मेरा दिल बहुत ज्यादा कर रहा था पढ़ने को। सर मैं घर गया तो घर में घर वालों ने काम भेज दिया। सर वो मैं काम करके आया तो क्या उसका नाम है सर जी, उसके बाद ना मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया सर। उसके बाद ना क्या उसका नाम है, मैंने मोबाइल उठाया तो सर वो रील्स देखना शुरू हुआ तो सर वो, उसके बाद दोस्त का मैसेज आया, दोस्त की तबीयत खराब हो गई। अब लंबी रक्षा नहीं, एक बंदा होता है ना रक्षा करवा लेते हैं, मतलब उसे एक बात पूछे ना वो हम कहते हैं ना उसको कि यार भाई रक्षा तो ना करवा यार, मेहरबानी कर छोड़। भाई अब जितनी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट होगी उतनी यूजलेस होगी। क्या होगी प्यारे दोस्तों? क्या मैं समझा पा रहा हूं? इंफॉर्मेशन शुड भी बोलो शाबाश कंसाइज भी हो, रेलिवेंट भी हो। क्या मैं समझा पा रहा हूं?
इसको पढ़ने की कतन जरूरत नहीं। बात मान के चले, इंशाल्लाह पढ़ना है आपकी मर्जी है बच्चों, बिला वाला सब्जेक्ट मुश्किल नहीं बनाना। डन। अगला दूसरा बच्चों, इसके अंदर क्या खुसूसियत होनी चाहिए, ये पढ़ो ना, ये पढ़ो। नहीं नहीं, ये है क्या, बुनियादी खुसूसियात क्या होनी चाहिए, बुनियादी। पहली बच्चों बोलो रेलिवेंस, दूसरी बच्चों ट्रू एंड फेयर व्यू या फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो बात की जाए सच्ची खरी, झूठ ना हो। क्या करे भाई, ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ये सुन लें, ये बातें क्यों बताई जा रही हैं बच्चों। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है बच्चों, आप लोगों ने इंशाल्लाह कल को जाके आप लोगों ने इंशाल्लाह बनानी है ना बच्चों, उस बेस पर लोगों ने अपने डिसीजंस करने हैं। क्या करने हैं प्यारे दोस्तों, बैंक ने लोन देना है, सप्लायर ने उधार पे चीजें देनी हैं प्यारे दोस्तों, उसके अलावा लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। और उधर अगर सच्ची बातें ना लिखी हुई प्यारे दोस्तों, आपको पता था कल को इस कंपनी को नुकसान होने वाला है, तो आप डिस्क्लोज करो। क्या करो प्यारे भाई, अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आपने ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं किया। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। इसलिए ये जनरल गाइडलाइंस आपको दी गई हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ये बुनियादी एथिकल वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए। डन प्यारे भाई जी। लेकिन जितनी एथिकल वैल्यूज पढ़ाई जाती हैं माशाल्लाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उतनी अनएथिकल काम भी करते हैं। हाँ ऐसे ही होता है प्यारे भाई, ये इसी तरह ही होता है ना, इसी तरह ही होता है ना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये टैक्स, ये फलां, ये वो कौन बताता है टैक्स, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये काम चोरी वाला काम कर लो, ये कर लो, फलां कर लो, ये क्या उसका नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बना रहे होते, ये डॉक्टर्स तो नहीं बना रहे होते, वो अपनी जगह क्या उसका नाम है, वो अपनी जगह मॉरल करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, वो अपनी जगह मेरे प्यारे भाई मॉरल करप्शन में इन्वॉल्व है। जब डॉक्टर ये समझेगा कि जी फलां बंदे की जान बचाने से ज्यादा उसका ऑपरेट करना यानी पैसे का आना ज्यादा जरूरी है, तो भाई इंसानियत तो मर गई ना, फिर इंसानियत तो मेरे भाई मर गई ना। अगर वकील ये समझेगा, अगर प्यारे भाई वकील ये समझेगा कि जी इस बंदे, ये जो गलत मुकदमे में अंदर हुआ है प्यारे भाई, तो वो मेरे अब्बा जी है ना, उनका चैम्बर है लॉ, तो वो बताते रहते हैं यार ये हुआ, इंसानियत ही मर गई है हमारी, आज ऐसा हुआ। पता है कि ये बंदा गलत है, तो वकील उसका केस क्यों पकड़ रहा है प्यारे भाई, उसको सजा देने से क्यों रुकवाया जा रहा है। इंसानियत मर गई है ना। अपने 5, 7, 10 लाख रुपए की वजह से बच्चों इंसाफ नहीं हो पा रहा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, मजलूम के साथ खड़े नहीं है, जालिम के साथ खड़े हैं बच्चों। ये तो दुनिया बच्चों खत्म होने वाली है, ये तो आखिरत में इंशाल्लाह पता चलेगा। इसी तरह जिस तरह हम बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं ना डॉक्टर्स अच्छे नहीं है, सारों की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे भी हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है बच्चों, बहुत अच्छे भी हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ बच्चों, तारिक जमील साहब के जो छोटे भाई हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होते हैं, अच्छे भी हैं। ताहिर कमाल उनका नाम है। तो अब्बा जी का चेकअप था 8 से 10 साल पहले की बात है। तो साहिवाल में डॉक्टर्स ने कहा जी कि इनका ना बाईपास ही होगा, ये तो बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए। तो हमने इधर उनको रेफ़र किया, तो क्या उसका नाम है, उन्होंने कहा आपको कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल आपको 0% भी हार्ट का मसला नहीं है। तो वो क्या उसका नाम है, हमने मज़ीद तसल्ली के लिए हमने कहा यार कुछ आप ना टैबलेट्स वगैरह हमें लिख दें, फलां लिख दें। उन्होंने सेकंड ओपिनियन, मतलब इतना टाइम दिया। मतलब जो सच्चा बंदा, खरा बंदा होता है ना, तो वो फिर अपने पैसा नहीं देख रहा होता, उसे पता होता है कि मैंने रिस्क हलाल कैसे कमाना है। तो अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं प्यारे भाई, ये तरबियत की बात होती है ना। अब उन्होंने फिर सेकंड, हमारी तसल्ली के लिए सेकंड ओपिनियन उन्होंने लेके दिया। उन्होंने दूसरे डॉक्टर साहब को बुलाया, उन्होंने कहा जी आपका ओपिनियन क्या है, मैं अपनी बात बाद में बयान करूंगा। वो पूरी स्क्रिप्ट चल रही थी इस तरह ना प्रोजेक्टर के ऊपर, वो इस तरह जी, वो क्या उसका नाम है, हार्ट बीट ऊपर जा रही है। तो उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल से तो बिल्कुल 100% ठीक है, मेरा तो ये ओपिनियन है। उन्होंने कहा तसल्ली हुई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली होगी। उन्होंने कहा आपका तो ये बिल्कुल, अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं बच्चों, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मौजूद हैं प्यारे भाई जी। आप जैसे जो लोग हैं माशाल्लाह, आप जैसे लोग जो हैं ये अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह, जाके अच्छे मशवरे देंगे, अपने 40-50 हज़ार, 2 लाख, 4 लाख की वजह से ठप्पे नहीं लगा रहे होंगे। डन प्यारे दोस्तों, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ बच्चों। हमारी जिम्मेदारी है बच्चों आप लोगों को समझाना। आप माशाल्लाह क्या उसका नाम है, कल को जाके आप लोगों ने लोगों के डिसीजंस करने हैं। क्या करने हैं प्यारे भाई, हलाल भी है हराम भी है। जिंदगी में एक चीज प्यारे दोस्तों याद कर लो, जिंदगी में मेरे प्यारे भाई एक चीज अपने जहन में बिठा लो, जो अल्लाह ने मेरी और आपकी किस्मत में लिखा है, मेरे से भाई छीन नहीं सकते, मैं इनसे छीन नहीं सकता। अपना ये ईमान बना लो, यकीन बना लो, बिलीव बना लो प्यारे भाई। ये बन गया ना मेरे प्यारे भाई, आपको टेंशन ही नहीं होगी भाई क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मेरी अपनी जिंदगी है, इनकी अपनी जिंदगी है।
फिर मारा मारी अफरा तफरी का आलम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कंपीट ना करो, एथिकली कंपीट करो। क्या करो प्यारे दोस्तों, मॉरली कंपीट करो। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? बड़ी आसानी के साथ हम ये कह देते हैं यार जज साहिबान सही नहीं है, डॉक्टर साहिबान सही नहीं है, फलां सही नहीं है। भाई अपने प्रोफेशन को भी तो देखो ना आप लोग, तो आप लोगों ने कल को भागदौड़ संभालनी है ना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि नहीं समझा पा रहा जी? तो ये हम में से लोग होते हैं ना भाई जो ऊपर जाते हैं। क्या ख्याल है प्यारे भाई? तो आप लोगों को ये बातें इंशाल्लाह याद रहेंगी प्यारे दोस्तों के नहीं भाई? समझे? अपनी औकात, एक सख्त लफ्ज बोलने लगाऊं, बोलूंगा मेरे प्यारे भाई, मैं समझता हूं मेरे जिम्मे है ये बोलना, अपनी औकात एक कुत्ते से भी कम नहीं इंसान को करनी चाहिए। एक कुत्ता होता है ना प्यारे भाई, उसको ऐसे हड्डी फेंकी जाती है। क्या फेंकी जाती है कि यार ये ले उठा, ये तेरी औकात है, ये ले यार ये तेरी औकात है। क्या 2 लाख पे बिकना है, क्या 5 लाख पे बिकना, क्या 4 लाख रुपए पे बिकना है बच्चों? तो ये समझ लेना, जब भी आपको, अभी तो आप लोगों के लिए मेरे प्यारे भाई मेरी बातें सुनना बड़ी आसान है। अभी तो आपके ये मसले नहीं हैं, अभी तो जेब में इतना पैसा नहीं है, अभी तो ये वाली अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है करप्शन वाली, अभी तो ये वाली, बोलो शाबाश, ये वाली अपॉर्चुनिटीज है नहीं। अभी तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं यार ये काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ये मैंने तो कभी भी ऐसा जिंदगी में नहीं करना ना, मैंने आज तक किया। आज तक अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं मिली ना, आज तक अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं मिली ना। ये तो मेरे प्यारे भाई, ये मैं अपने आप को सामने रख के बात कर रहा हूँ। ये तो उस टाइम पता चलेगा जब मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत होगी, वाकई ही जरूरत है, और दूसरी साइड से हलाल हराम की तरफ से मुझे पता चल रहा है कि 10 लाख मेरे पास आ सकता है, शायद इससे भी ज्यादा आ सकता है। उस टाइम होगी मेरी और आपकी आजमाइश। क्या होगी मेरे प्यारे भाई जी? आजमाइश पे फिर जो पूरा उतरता है प्यारे भाई, एक दफा तो वो तंग होता है, बार बार अल्लाह उसको तंग नहीं करते। उसे 1-2 दफा तो अल्लाह इम्तिहान उसका लेते हैं, लेकिन बार बार उसको फिर तंग अल्लाह नहीं, फिर बार बार वो तंग नहीं होता। फिर अल्लाह ताला उस आजमाइश पे उसे जो देते हैं उसकी सोच है मेरे प्यारे भाई। क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा बच्चों? बातें समझ आ रही हैं? और जो टेम्परेरी फायदे के लिए बच्चों एक आजमाइश पे, क्या उसका नाम है, उसका ईमान जो डगमगा गया प्यारे भाई, तो प्यारे दोस्तों वो बार बार आजमाया जाएगा। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी फिर। क्या मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं? चलें भाई, उम्मीद है इंशाल्लाह आप इन बातों को याद रखेंगे। लो प्यारे भाई, अब मुझे बताएं, एक इंफॉर्मेशन के अंदर एक अच्छी इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल खसूसियात क्या होनी चाहिए अच्छी इंफॉर्मेशन में? बुनियादी 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 रेलिवेंस होनी चाहिए, और ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए। डन? ट्रू एंड फेयर भी को मेरे ख्याल काफी बात कर दी है। डन है प्यारे भाई? अच्छा, आप प्लीज अगली बात सुने बच्चों, अब अगली बात सुने प्यारे भाई, अगली बात सुन लें प्यारे भाई। इधर आइएगा, 1 मिनट यार, इसको अब क्या मौत पड़ गई है जी यार, इसको बंद करना है 1 मिनट। और आगे जा रहा हूं बच्चों, अब मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं प्यारे भाई। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन या ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू तब होगा जब उसके अंदर 3 खसूसियात होंगी। कितनी प्यारे दोस्तों? बच्चों याद करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा? ये एमसीक्यूज के अंदर आए हैं पास पेपर में, ये वाली बातें पूछता है, याद करना पड़ेगा। ट्रू एंड फेयर व्यू, ये इसके अंदर कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए? बोलो शाबाश। किसी भी इंफॉर्मेशन में ये 3 क्वालिटीज होंगी तो हम कहेंगे हाँ ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट जी। बच्चों 3 क्वालिटीज, कितनी प्यारे दोस्तों? क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? प्यारे दोस्तों पहली है जी कंप्लीट। क्या होना चाहिए बच्चों इसको? क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों जी? पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल, जो भी डिसीजन करना है बच्चों बायस नहीं होना, बायस नहीं होना, विदाउट बायसनेस करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? अगर कोई आपसे बात पूछी जाए, आप क्या उसका नाम है, आपसे बात पूछी जाए, दूसरी तरफ पे आपका दोस्त है और एक तरफ वो बंदा जो आपको नहीं जानता, तो आपने बच्चों बात वो करनी है दोस्त की फेवर में नहीं करनी, न्यूट्रल रह के बात करनी, जो सच्ची बात है, खरी बात है। डन प्यारे भाई? कंप्लीट न्यूट्रल। और आगे है फ्री फ्रॉम एरर, फ्री फ्रॉम बच्चे ट्रू एंड। अच्छा एक होता है, अब जरा सुनना, एक होता है प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि ये चीज गलत है, कहता है ये वाली हरकत, बोलो शाबाश, आपकी नॉलेज में जो चीजें हैं बच्चों आपने उनमें गड़बड़, बोलो शाबाश, नहीं करनी। अगर आपको पता है जी इस इंफॉर्मेशन के अंदर एरर है तो उसको क्या करना है? बोलो शाबाश, सही करना है। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इधर देखो प्यारे दोस्तों, इधर देखो, क्वालिटी फंडामेंटल, बोलो शाबाश,
फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों कितनी बातें इसमें होनी चाहिए? बोलो। नहीं नहीं, ओए मरे दो। कौन कौन सी बच्चों बोलो? रेलिवेंस, और मेरे प्यारे भाई ये मैं समरी सी बना देता हूं ना, फिर याद रहेगा। फेथफुल रिप्रेजेंट। बच्चों अगली बात, यानी इसको ट्रू एंड फेयर व्यू भी कहते हैं। इससे इसका दूसरा नाम क्या है प्यारे भाई? ट्रू एंड लो। प्यारे भाई आगे चलें बच्चों, आगे चलें जी, प्लीज बताइएगा। लो प्यारे भाई बोलें, शाबाश। कंप्लीट, शाबाश। कंप्लीट न्यूट्रल। सा और आगे जा रहा हूं बच्चों, अब मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं प्यारे भाई। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन या ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू तब होगा जब उसके अंदर 3 खसूसियात होंगी। कितनी प्यारे दोस्तों? बच्चों याद करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा? ये एमसीक्यूज के अंदर आए हैं पास पेपर में, ये वाली बातें पूछता है, याद करना पड़ेगा। ट्रू एंड फेयर व्यू, ये इसके अंदर कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए? बोलो शाबाश। किसी भी इंफॉर्मेशन में ये 3 क्वालिटीज होंगी तो हम कहेंगे हाँ ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट। जी बच्चों 3 क्वालिटीज। कितनी प्यारे दोस्तों? क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी प्यारे दोस्तों, पहली है जी कंप्लीट। क्या होना चाहिए बच्चों इसको? क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों? जी पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल, जो भी डिसीजन करना है बच्चों बायस नहीं होना, बायस नहीं होना, विदाउट बायसनेस करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? अगर कोई आपसे बात पूछी जाए, आप क्या उसका नाम है, आपसे बात पूछी जाए, दूसरी तरफ पे आपका दोस्त है और एक तरफ वो बंदा जो आपको नहीं जानता, तो आपने बच्चों बात वो करनी है दोस्त के फेवर में नहीं करनी, न्यूट्रल रह के बात करनी, जो सच्ची बात है, खरी बात है। डन प्यारे भाई? कंप्लीट न्यूट्रल। और आगे है फ्री फ्रॉम एरर। फ्री फ्रॉम बच्चे ट्रू एंड, अच्छा एक होता है, अब जरा सुनना, एक होता है प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि ये चीज गलत है, कहता है ये वाली हरकत, बोलो शाबाश। आपकी नॉलेज में जो चीजें हैं बच्चों, आपने उनमें गड़बड़, बोलो शाबाश, नहीं करनी। अगर आपको पता है जी इस इंफॉर्मेशन के अंदर एरर है, तो इसको क्या करना है? बोलो शाबाश, सही करना है। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इधर देखो प्यारे दोस्तों, इधर देखो। क्वाली फंडामेंटल, बोलो शाबाश, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों कितनी बातें इसमें होनी चाहिए? बोलो। नहीं नहीं, ओए मरे दो। कौन कौन सी बच्चों बोलो? रेलिवेंस, और मेरे प्यारे भाई ये मैं समरी सी बना देता हूं ना, फिर याद रहेगा। फेथफुल रिप्रेजेंट। बच्चों अगली बात, यानी इसको ट्रू एंड फेयर व्यू भी कहते हैं। इससे इसका दूसरा नाम क्या है प्यारे भाई? ट्रू एंड लो। प्यारे भाई आगे चलें बच्चों, आगे चलें जी, प्लीज बताइएगा। लो प्यारे भाई बोलें, शाबाश। कंप्लीट, शाबाश। कंप्लीट न्यूट्रल। फ्री फ्रॉम, मेरे प्यारे भाई बच्चों बात समझ आई है? जल्दी से नोट करें। देखिए बताना, चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर कौन सा बन रहा है? डिप्रिसिएशन का पहला कॉम्पैक्ट बैच का। जी बच्चे नोट कर लिया हैं?
चलो 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 शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो जी। कर लिया नोट? कर लिया बच्चों नोट? चलें। अच्छा, अब ना ये आपको याद नहीं रहनी चीजें, आपने मिक्स कर देनी है। क्या कर देनी है बच्चों? क्लियर, नो फ्लॉज, इसको याद रखना। क्या करना प्यारे दोस्तों? कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर। डन प्यारे दोस्तों, ठीक है, इसको याद करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कि इसके अंदर कौन से 3 लफ्ज आते हैं? सही है, क्लियर, नो फ्लॉज। क्लियर का लिंक कर देना कंप्लीट के साथ, और न्यूट्रल, नो को न्यूट्रल के साथ, और फ्लॉज को। डन प्यारे भाई जी। ये ना मिक्स हो जाते हैं असल में, और भी अभी 3-4 चीजें आगे आनी है ना, मिक्स हो जानी है। डन प्यारे भाई? डन है बच्चों? लो जी, अलवर भाई ठीक है? ले जी, अभी हमने ये पढ़ा बेसिक फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? 2, रेलिवेंस और साथ क्या बोलो, और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। 2 बातें प्यारे भाई। अगली बात गौर से सुनना प्यारे भाई, अगली बात गौर से सुनना। ट्रू एंड फेयर व्यू, या मेरे प्यारे भाई फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में कितनी चीजें होनी चाहिए? कौन कौन सी? भूल जाए तो याद, भूल जाए तो बच्चों वो असल में क्या करता है, वो कहता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में कितनी चीजें होनी चाहिए। आगे कुछ और भी लिख देगा, ऑब्जेक्टिविटी, इस तरह की बातें भी लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर, नो फ्लॉस, कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर। डन। लो प्यारे भाई आगे आ जाए, अब आगे आ मेरे प्यारे भाई। अब ये हमने पढ़ा था ना ये वाला, इसको मैं येलो से हाईलाइट करता हूं। कहता जी इनहेंस होनी चाहिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कहता जी अब आपने जो इंफॉर्मेशन दी है इसमें इनहेंसमेंट भी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए प्यारे दोस्तों? अब ये क्या होता है प्यारे दोस्तों? इंफॉर्मेशन आ गई है, अब इसको इनहेंस करने की, बेहतर करने की कोशिश करनी है। इंफॉर्मेशन आ गई है, पहला स्टेप था इंफॉर्मेशन का आना प्यारे दोस्तों। अब दूसरा स्टेप है इसको इनहेंस करने की कोशिश करना। प्यारे भाई इसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। इसमें 4 चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्यारे दोस्तों? 4 चीजें। इनहेंस्ड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेंस्ड, इधर क्या लफ्ज आ रहा है? जी, कंपेरेबिलिटी। क्या प्यारे दोस्तों? क्या होता है बच्चों? ये कंपेयर करना इंफॉर्मेशन को। बच्चों किसी भी इंफॉर्मेशन की वैल्यू इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, अगर उसको किसी के साथ कंपेयर किया जा सके। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं नहीं हमारी एंटिटी का जो रेवेन्यू है वो है जी 10,000। कितना प्यारे दोस्तों? मैं कहता हूं यार इस तरह के यूनिट्स बनाने वाली बाकी कंपनीज का रेवेन्यू कितना है, अगर तो ये इंफॉर्मेशन भी साथ होगी तो इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? बढ़ जाएगी। डन प्यारे दोस्तों? कंपेरेबिलिटी। क्या प्यारे दोस्तों? वेरीफाइबिलिटी। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों? इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना। क्या करना प्यारे दोस्तों? नंबर्स को वेरीफाई करना। क्या करना प्यारे दोस्तों? वेरीफाई करना। क्या करना? जो 10,000 का नंबर लिखा ये सही भी है या कहीं गलत तो नहीं है, कहीं ओवरस्टेटेड तो नहीं है, क्या इतने यूनिट्स वाकई बेचे हैं? बच्चों क्या समझा पा रहा हूं बच्चों? और क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? ये वेरीफाई कैसे होगा? वरना वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं है, आप ऑर्डर में इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे। वैसे कैसे वेरीफाई होगा? 10,000 यूनिट्स बेचे हैं या नहीं, बताएं कैसे वेरीफाई होगा? खरीदे होंगे बच्चों, परचेज इनवॉइसेस होंगी, स्टोर से जब इशू किए होंगे तो वो स्टोर कीपर ने जो डेटा रिकॉर्ड किया होगा वो भी होगा प्यारे दोस्तों। और तीसरे नंबर पे जिन जिन कस्टमर्स को बेचे हैं वो एक लिस्ट बनी होगी बच्चों, इनवॉइसेस, रसीदें, बिल्स होंगे प्यारे दोस्तों। बहरहाल हमारा टॉपिक नहीं है, ऑर्डर में जाके पढ़ेंगे। डन प्यारे दोस्तों जी। कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, तीसरा है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब समझा दें। टाइमलीनेस का मतलब होता है प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है जी, यानी ईयर एंड आ गया जी 31 दिसंबर 2025। अब प्यारे भाई जो हमारा लॉ है ना,
उसमें है जी कि 3 महीने के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है लिस्टेड कंपनीज के केस में। किस केस में प्यारे दोस्तों? एक फिर अगर आप रिक्वेस्ट करें तो 1 महीना मजीद भी मिल जाता है, लेकिन आप 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्यारे दोस्तों स्टेक होल्डर्स के लिए अवेलेबल कर रहे हैं 2050 में जाके। बनाई आपने बहुत अच्छी हैं, आपने 100% बातें उसमें लिखी हैं बच्चों। वो बातें जो पहले नहीं लिखती थी वो भी बता दी बच्चों, आपने लेवल अप कर दिया बच्चों। ट्रू एंड फेयर व्यू है प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों रेलिवेंस भी है बच्चों, कंप्लीट भी है प्यारे दोस्तों। आप जहां से मर्जी जाके वेरीफाई कर लें बच्चों, नंबर भी ठीक है उस चीज की। अच्छा, जिस तरह मैं आपसे कहूं, जिस तरह हमने कमिट किया था, आप इंशाल्लाह हलवापुरी भी आएगी थोड़ी देर में, तो मैं आपसे अच्छा सुनो ना सुनो, मैं आपसे कहूं